रियाज शहर में शराफत नामी एक शख्स रहता था। वो गल्ला फरोशी का काम करता था और शहर के बीचों बीच एक बड़े बाजार में उसकी गल्ले की दुकान थी। उस दुकान में गंदम, चावल और दालें फरोख्त होती थी। इसकी ईमानदारी, खुश इखलाकी और गल्ले के मुनासिब दामों की वजह से लोग दूर दूर से उसकी दुकान में सौदा लेने आते थे। इसके दो बेटे थे, एक का नाम सादिक और दूसरे का मकसूद था। दोनों हम उम्र थे। जब वो तकरीबन 12 साल के हुए तो उनके बाप ने उन्हें काम सिखाने की गर्ज से अपनी दुकान में बुलाना शुरू कर दिया ताकि काम सीख जाने पर उन्हें भी दुकान खोल दें। वो दोनों बड़ी मेहनत और जाफिशानी से अपने बाबा का हाथ बढ़ाते थे। शराफत उनकी मेहनत और लगन से बहुत खुश होता। एक रोज दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था और लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। तीनों बाप बेटे दुकान में दोपहर का खाना खाकर बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इन दोनों लड़कों में सादिक ज्यादा होशियार और ज़हीन था। इसे हर मामले में सोच विचार की आदत थी। इस वजह से शराफत उसे बहुत पसंद करता था। वो दुकान के मामलात में भी बहुत दिलचस्पी लेता और उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए अपने बाप को मशवरे भी देता था। और वो मशवरे ऐसे हुआ करते कि शराफत को अपने बेटे पर फख्र होता और वो बखुशी उन पर अमल करता था। वो बातों में मसरूफ थे कि इतने में दुकान के दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा शख्स नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी, मूछें थी और उसने सर पर एक कपड़ा लपेट रखा था। उसे दुकान में आता देखकर शराफत के दोनों बेटे अपने काम में लग गए। उस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि शराफत के जहन में ख्याल आया कि वो तो कोई बहुत ही अमीर कबीर आदमी है। वो आदमी अंदर आ गया तो शराफत ने कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उस आदमी को देखकर सादिक और मकसूद भी अपनी जगह से खड़े हो गए। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम असगर सौदागर है। मैं पास के मोहल्ले में रहता हूँ और वहीं मेरे गल्ले की दुकान है। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं और आपकी चीजें बहुत अच्छी होती हैं और उनके दाम भी मुनासिब होते हैं। मुझे बड़ी तादाद में गल्ला दरकार है। क्या इतना ज्यादा गल्ला मुझे मिल जाएगा? शराफत बोला, खुदा का शुक्र है, मेरे पास हर तरह का बहुत सा गल्ला मौजूद है। आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए? असगर सौदागर ने उसको सामान बताना शुरू किया। शराफत उन चीजों को लिखता गया। सादिक और मकसूद ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान बड़े से तराजू में तोलकर दुकान के बाहर रख दिया। इस दौरान शराफत हिसाब किताब करने लगा कि कुल सामान की क्या कीमत है। इसने तमाम अशिया की तफसील लिखी और उनके आगे उनकी कीमत भी लिख दी। सारा सामान 5000 अशरफियों का था। सौदागर ने हजार अशरफियों की 5 थैलियां निकाल के शराफत के हवाले कर दी। शराफत ने एक थैली को उलट कर उनकी अशरफियां तख्त पर ढेर की और मकसूद को पास बिठाकर उन्हें गिनने का कहा। खुद उसने दूसरी थैली खोल ली थी और उनमें मौजूद अशरफियों को गिनने लगा। अचानक बेख्याली में मकसूद का हाथ अशरफी के ढेर से टकरा गया और गैर इरादी और चंद अशरफियां जमीन पर गिर पड़ी। ये अचानक बेइरादी तौर पर हुआ था। अपनी इस हरकत पर मकसूद शर्मिंदा नजर आने लगा। सादिक नजदीक ही खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी अशरफियां जमीन से उठाना शुरू की और उन्हें तख्त पर रखने लगा। अचानक एक बात देखकर शराफत सख्ती में आ गया कि और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जब उसका काबिल बेटा उन अशरफियों को जमीन से उठा रहा था तो उसने आंख बचाकर एक अशरफी अपनी जेब में डाल ली थी। वो तो इस बात से बेखबर था कि उसका बाप उसे देख रहा है। इस हरकत से उसे दिली सदमा पहुंचा, मगर उस वक्त तो उसने सादिक से इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा और ऐसा बन गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसने सोच लिया था कि जब सौदागर चला जाएगा तो वो अपने बेटे से इस बारे में पूछेगा, क्योंकि चोरी करना बुरी बात होती है। और उसने फैसला कर लिया कि इस हरकत के नतीजे में वो उसे बड़ी सजा देगा। थोड़ी देर में जब उन्होंने तमाम थैलियों की अशरफियां गिन ली तो शराफत ने देखा कि सादिक दुकान में मौजूद नहीं था। उसके जहन में ख्याल आया कि शायद वो अशरफी को कहीं छुपाने गया है। एक मर्तबा फिर शराफत को अपने बेटे पर अफसोस हुआ। वो तो बगैर कहे अपने बेटों की हर जरूरत पूरी करता था। शराफत की दुकान तकरीबन सामान से खाली हो चुकी थी और सामान सौदा करके आदमी उठा रहे थे। इतने में शराफत की नजर दूर से आते हुए सादिक पर पड़ी।
उसे देखकर शराफत को एक बार फिर वो वाकया याद आ गया। इसकी इस हरकत पर शराफत को दोबारा अफसोस होने लगा। अचानक शराफत ने देखा कि सादिक अकेला नहीं है, इसके साथ 6 सिपाहियों का दस्ता भी था। थोड़ी देर में वो सब दुकान पर पहुंचे और दुकान में दाखिल होते ही सादिक ने सिपाहियों से कहा, यही वो शख्स है जिसके मुतालिक मैंने काजी को बताया था। 2 सिपाहियों ने झपट कर असगर सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस सूरत-ए-हाल से शराफत बहुत परेशान हो गया। उसने निहायत गुस्से से कहा, बेटा ये क्या बदतमीजी है, ये एक मुअज़्ज़िज़ सौदागर है, इनके साथ ये सलूक दुरुस्त नहीं। सादिक ने बड़े अदब से कहा, मेरे प्यारे बाबा जानी, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर सौदागर भी घबरा गया। उसे अपना अंजाम नजर आने लगा। मकसूद भी एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सिपाहियों को देखकर खौफजदा हो गया। इतने में सादिक ने कहा, जनाब आपके फरेब का पोल खुल गया है। आप मेरे बाबा को धोखा देकर उन्हें तबाह करना चाहते थे। असली माल लेकर उन्हें नकली अशरफियां थमा रहे थे। शराफत ने ये बात सुनी तो उसने जल्दी से असगर सौदागर की दी हुई एक अशरफी थैली से निकालकर जमीन पर खींची और ये देखकर हैरान रह गया कि इसका सोने जैसा रंग उतर गया था और अंदर से पीतल की धात नजर आने लगी थी। इसने मजीद कई अशरफियां जमीन पर खींची और वो भी सब की सब नकली थी। ये देखकर सौदागर भी घबरा गया। उसने खुद को सिपाहियों की गिरफ्त से छुड़ाकर भागने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। सिपाहियों ने शराफत का सारा सामान वापस दुकान में रखवा दिया और असगर सौदागर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशरफियों की थैलियां भी ले गए थे ताकि उन्हें मुजरिम के साथ काजी के सामने पेश किया जा सके। ये हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए और मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। शराफत ने उन्हें बड़े फख्र से अपने बेटे की समझदारी के मुतालिक बताया और वो बहुत खुश था कि वो एक बड़े धोखा खाने से बच गया। जब लोगों का जमघटा कम हुआ तो उसने बड़ी मोहब्बत से सादिक को अपने गले लगाया और बोला, सादिक, जब तुम अपनी एक अशरफी छुपा के अपनी जेब में रख रहे थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था और मुझे तुम्हारी इस चोरी पर बहुत अफसोस हुआ था। ये तो मुझे अब पता चला कि जो कुछ भी कर रहे थे मेरे फायदे के लिए ही कर रहे थे। सादिक ने मुस्कुराकर कहा, खुदा का शुक्र है कि मेरे वालिद को किसी किस्म का नुकसान ना हुआ। जब मकसूद का हाथ लगकर अशरफी जमीन पर गिरी थी ना, तो ठन की तरह की आवाज आई थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों के गिरने से ऐसी आवाज आती है। अशरफी जमीन पर गिरे तो इनकी आवाज दूसरी होती है। यूं लगता है जैसे फर्श पर कोई पत्थर ठक कर गिरा हो। इसके गिरने से आवाज में खटक नहीं होती जैसे पीतल के सिक्कों में होती है। मैंने अशरफियों के नीचे गिरने की आवाज सुनी तो मुझे उसी वक्त शुबा हो गया था। मैंने सबकी आंख बचाकर एक अशरफी लेकर बाहर निकला और कोने में बैठकर उसको जमीन पर घिस कर देखा तो अंदर से पीतल की धात दिखाई दी, जबकि अशरफी तो खाली सोने की होती है। इन्हें कितना ही घिसे इनकी पीलाहट खत्म नहीं होती। मैं समझ गया कि ये आदमी कोई धोखेबाज है और आपको जाली देने की कोशिश में है। ये देखकर मैं भागा काजी जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने गौर से मेरी बात सुनी और सुनकर मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही मेरे साथ कर दिए ताकि वो इस नौसरबाज को पकड़ सकें। बेटा, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर वो चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं रह गई थी। मकसूद भी इन दोनों के करीब खड़ा ये बातें सुन रहा था। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसके भाई एक अक्लमंद लड़का है। इस खुशी में उसने दोनों बेटों को 10-10 दिरहम भी दिए और कहा कि ये रकम तुम दोनों खर्च करना और मजे करना और जो जिन्हें आए खाना पीना। दोनों लड़के खुश हो गए। अगले दिन शराफत की दुकान पर सिपाही आया और आते ही सादिक के बारे में पूछा। बाप ने सादिक को बुलाकर
اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سپاہی بولا، تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اس لیے مجرم کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور قاضی صاحب نے اسی سلسلے میں تم دونوں کو عدالت میں طلب کیا ہے، اور وہ اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ امانت نے دکان بند کی اور دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر داروغہ جی کے پاس پہنچ گئے۔ اصغر سوداگر کٹخرے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے شرافت نے تفصیل بتائی، پھر صادق کی زبانی پورا واقعہ سنا گیا۔ قاضی نے کہا، تمہارے اس کارنامے کے صلے میں سرکاری خزانے سے تمہیں 200 درہم تحفے میں دیے جاتے ہیں۔ قاضی کی یہ بات سن کر صادق کو ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ یہ بات قاضی نے بھی محسوس کر لی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم خوش نہیں ہو لڑکے؟ صادق نے کہا، خوش تو ہوں مگر زیادہ خوش نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی نے حیرانگی سے سوال کیا۔ انعام کا حقدار میرا بھائی مقصود بھی ہے۔ اگر اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اشرفیہ نیچے نہ گرتی تو مجھے ان کی آواز بھی سنائی نہ دیتی، اور مجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ اشرفیہ نکلی ہے۔ دیکھا جائے تو اصل کارنامہ تو مقصود کا ہے، جس کی وجہ سے اس سوداگر کی چالاکی کا پردہ چاک ہوا۔ صادق کی بات سن کر عدالت میں موجود تمام لوگ ان بھائیوں کی محبت پر بہت خوش ہوئے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، شاباش لڑکے، تم نے بہت اچھی بات کی اور اپنے بھائی کو نہیں بھولے۔ اب ہمارا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تمہارا بھائی مقصود کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا تمہیں۔ شرافت بھی بہت خوش تھا۔ اس نے دونوں لڑکوں کی رقم میں مزید رقم ملا کے انہیں اپنے پڑوس میں ہی 2 دکانیں کھلوا دیں۔ ایک دکان صادق کی تھی اور دوسری مقصود کی۔ والد کو دیکھ کر انہوں نے کاروبار کے طریقے سیکھ لیے تھے اور اپنے والد کی طرح ہی ایماندار اور خوش اخلاق تھے۔ ان کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی اور یہ تعلیم ان کے کاروبار کو چلانے میں بھی بہت کام آئی، جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں دونوں دن دونی رات چکنی ترقی